जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट कर दिए थे। ये आज चौथी क्लास है, तो इसी को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक चीज़ों को हम यहाँ पे आप लोगों को लिए सम्मिलित करते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को बता दिया था कि इसी तरीके से चीज़ों को हमने कवर किया है। जैसे क्या करा था कि ये टॉपिक कंप्लीट किया था, फिर इसको। अब ये हमने 2 टॉपिक को क्या किया है, नोट्स में ही सिर्फ सम्मिलित कर दिया है। आपकी ये वीडियो क्लास नहीं बनाएंगे, ठीक है। आज हम आप लोगों को रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाएंगे। इसका जो अगला वीडियो होगा यानी 5वां वीडियो होगा, 5वें वीडियो हम लोग आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज आपकी कंप्लीट साइंस टेक्नोलॉजी प्लस साइंस, सामान्य साइंस जो जनरल साइंस है, ये वाला पूरा पोर्शन और जितने ये टॉपिक दिए हैं इन सब की पीडीएफ कंप्लीट हो गई है, एप्लीकेशन में लग जाएगी शाम तक। तो धैर्य रखिएगा, निश्चिंत रहिए, कंप्लीट हो गया। अब अगला ग्रामीण परिवेश और कंप्यूटर पे वर्क चल रहा है, ठीक है। पीडीएफ हम इसकी आपको सबकी प्रोवाइड कराएंगे, आपको समझा देंगे। अभी आप इसकी क्लास देखो, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक। जितने लोग चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें, ताकि जब वीडियो बनाए तो उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से कि जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात आती है, रक्षा प्रौद्योगिकी की बात आती है, तो हम लोग कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को समझा रहे हैं कि इन कॉस्पर की स्थापना की गई। इन कॉस्पर क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, ठीक है। मतलब है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये थी। अब ये क्या था कि इसकी स्थापना की गई 1962 में। इसकी स्थापना कब की गई, तो इस कॉस्पर की जो स्थापना है 1962 में की गई। ये तो आपने समझ लिया कि इसकी जो स्थापना की गई 1962 में। संस्थापक इसके कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक के तौर पे जाने गए थे। कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके मुख्य संस्थापक रहे। अब देखो, ये आपने समझा कि मुख्य संस्थापक क्या थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं कि बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ये बात आपने समझी कि हेडक्वार्टर इसका बना बेंगलुरु कर्नाटक में। देखो एक एक चीज समझना, सबसे पहले स्थापना हो रही है इंस्कॉस्पर की, जो एक ऐसी संस्था है जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के तौर पे काम करती है। स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना 1962 में की गई। बाद में इसे ही पुनर्गठित किया गया 15 अगस्त 1969 को, और इसे पुनर्गठित करके नया बनाया गया, नया नाम रखा गया इसरो, ठीक। नया नाम रखा गया इसरो। तो हम लोग डायरेक्ट इसरो का ही नाम सुनते हैं, ये उसके पीछे का इतिहास नहीं जानते हैं कि इसरो की जो स्थापना हुई किस संगठन का परिवर्तित नाम था, तो वो नाम था इंस्कॉस्पर का, ठीक है। अब इसरो के बारे में देखते हैं कि इसरो क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमने इसलिए रक्षा वाला चैप्टर पहले पढ़ाया, अंतरिक्ष वाला बात, क्योंकि उसमें लगभग आपको 30% चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो रक्षा वाले से रिलेटेड है, जो संस्थाओं से रिलेटेड है। इसलिए संस्थाएं यहाँ पे हम पहले लेकर के चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। अब जैसे इसरो है, इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण। 14 जनवरी 2025 से लगातार बने हुए हैं। चीज़ें अपडेट भी हैं, ये भी याद रखना। इनका जो मुख्य काम होता है वो है कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, यानी अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना और वैज्ञानिक खोजें करना। किसका काम है, इसरो का काम है। इसरो का मुख्य काम क्या है कि अंतरिक्ष आधारित जितनी भी सेवाएं हैं वो प्रदान करना और कुछ नई खोजें करना। तो ये काम है इसरो का। ये बात आपने अच्छे से समझी, किसके बारे में, इंस्कॉस्पर के बारे में और इसरो के बारे में। इंस्कॉस्पर की स्थापना 62 में की गई, इसरो को पुनर्गठित करके इसरो बनाया गया। इसरो की स्थापना की गई कब, 15 अगस्त 1969 को, क्योंकि पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष आयोग की जो स्थापना की गई 1972 में की गई, और इसी दिन अंतरिक्ष विभाग की भी स्थापना की गई। हम लोग देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसी को कहते हैं VSSC।
स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई। देखो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके ही बनाया है, यहाँ पे पूरा अच्छे से पेपर देखा है, निश्चिंत रहिए, आप बस अच्छे से पढ़ो इन चीज़ों को। स्थान है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी के पास थुम्बा में इसकी स्थापना की गई। इसका पहले क्या विक्रम साराभाई ही केंद्र नाम था? नहीं, तो पहले ये नाम नहीं था, इसका पहले नाम था TERLS, TERLS, यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग पैड। अब इसका भी क्या काम था? तो पहले इसका क्या नाम था? तो पहले नाम था TERLS, ठीक है, TERLS। अब इसका क्या नाम है? तो विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। पहले क्या नाम था? TERLS, ठीक, ये याद रखना है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग पैड इसका नाम था। स्थापना कब करी गई थी? तो 21 नवंबर 1963 को करी गई थी। इसरो का ये सबसे बड़ा केंद्र है। ये सैटेलाइट प्रेक्षण यान और साउंडिंग रॉकेटों का डिजाइन, विकास और निर्माण करने का काम करता है विक्रम साराभाई केंद्र, ठीक है। तो सबसे पहले स्थापना इंस्कॉस्पर की हुई, इंस्कॉस्पर का नाम बदल के रखा गया इसरो। फिर स्थापना हुई विक्रम साराभाई का, लेकिन विक्रम साराभाई जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये डायरेक्ट संस्था नहीं थी। इसके नाम पे सबसे पहली संस्था गठित हो चुकी थी TERLS, यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग पैड, इसी का नाम बदल के रखा गया था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है? तो इसका नाम है, ये इसका अन्य नाम है श्रीहरिकोटा, क्योंकि श्रीहरिकोटा में ये स्थापित है। अब देखते हैं श्रीहरिकोटा में इसको स्थापित किया गया है। अब जब हम लोग बात करते हैं स्थापना की, तो 1 अक्टूबर 1971 को स्थापना हुई आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। मूल नाम था इसका सार, यानी श्रीहरिकोटा रेंज, श्रीहरिकोटा रेंज, ये इसका मूल नाम था सार। नाम इसका फिर इसका भी बदला गया। 5 सितंबर 2002 को इसको सतीश धवन के नाम पर रखा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। मुख्य काम है कि यहाँ से रॉकेट और उपग्रह प्रेषित किए जाते हैं। अब तक देखो इन चीज़ों को रिवाइज करते भी चलना है, तो याद रखिएगा रिवाइज करते भी चलना है। देखो सबसे पहले आया इंस्कॉस्पर, उसका बदल के नाम क्या रखा गया? इसरो ही उसका नाम, नया नाम था। फिर क्या आया हमारा थुम्बा में TERLS की स्थापना हुई, इसका नया नाम क्या था? VSS, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। फिर क्या हुआ हमारा? तो फिर आया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब सतीश धवन वाला जो अंतरिक्ष केंद्र है, तो इसका पहले नाम क्या था? तो सार था, इसका पहले नाम क्या था? सार। नया नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस स्टेशन। ये इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक चीज़ों को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर है, अच्छे से समझ लेना। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसका मुख्य काम क्या है? तो यहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्चिंग करी जाती है। रॉकेट वगैरह की लॉन्चिंग कहाँ से होती है? तो सतीश धवन केंद्र से होती है, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं DRDO क्या काम करता है हमारे लिए, ठीक है। DRDO क्या काम करता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। मंत्रालय इसका रक्षा मंत्रालय है। मुख्य काम भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी, किसमें? भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी और आधुनिक हथियारों से आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? DRDO का, ठीक है। यह 2 संस्थाओं के विलय से बना था। पहला था रक्षा विज्ञान संगठन यानी DSO, दूसरा था तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय, ठीक है। तो ये भी 2 संस्थाओं से मिलकर के बना। इसका काम क्या है? तो इसका काम है भारत के लिए जितने भी हथियार हैं, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी है और आधुनिक हथियार हैं, उनका निर्माण कराना ही इसका काम है DRDO का। और रॉकेटों को लॉन्च करना किसका काम है? तो हमने आपको ऊपर बताया कि जो रॉकेट को लॉन्च होते हैं वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होते हैं। अब हम लोगों को देखना है बार्क के बारे में। तो बार्क के बारे में देख लेते हैं। तो बार्क के बारे में, तो बार्क क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, स्थापना करी गई जनवरी 1964
में। कब करी गई? जनवरी 1954 में इसकी स्थापना करी गई। संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके संस्थापक रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका ट्राम्बे मुंबई में है। इसका भी क्या नाम है? तो इसका पहले नाम था क्या? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, AEET के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाद में होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में इसका नाम बदल के बार्क किया गया था 22 जनवरी 1967 को। ये कार्य क्या करता है? तो देश के लिए परमाणु ऊर्जा की तकनीकों को विकसित करना और उन पर रिसर्च करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखो, हम आपका एक क्विक रिवीजन कराते हैं, समझो। सबसे पहले हमने चीज़ों को देखा, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेते हैं तो हमने सबसे पहले क्या देखा? इंस्कॉस्पर। क्या देखा? इंस्कॉस्पर। इसको जब इसकी स्थापना कब करी गई? 1962 में। किसने? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। हेडक्वार्टर का है? बेंगलुरु में। इसको नाम बदल के क्या रखा गया? इसरो। क्या रखा गया? इसरो। अब देखो, इसरो हो गया। अब हम लोग जब आगे बात कर लेते हैं कि इसरो की स्थापना इंस्कॉस्पर से हुई, भाई उसी को पुनर्गठित किया गया था, कोई नया तो बनाया नहीं गया। फिर इसके बाद एक संस्था आई TERLS। इसी का जो नया नाम था, इसी का नाम रखा गया था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग पैड। ठीक है, ये मूल नाम था, इसी का नाम बदल के रखा गया था क्या? विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। अब देखो क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आ गई। 62 में स्थापना इंस्कॉस्पर की हो रही, 63 में इसकी हो रही है। अब हम लोगों ने देखा फिर जा करके कि सार, SHAR, सार, इसी को श्रीहरिकोटा रेंज कहा गया था। इसका नाम बदल के क्या रखा गया? सतीश धवन स्पेस स्टेशन। स्थापना 1971 में हुई, इसकी 62 में हुई, इसकी 63 में हुई, इसकी 71 में हुई। ठीक है, यहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। अब यहाँ तक हमारी बात समझ में आई, किसको किस में बदला जा रहा है। अब बात आ गई हमारी DRDO की। तो DRDO में दो संस्थाएं हमने बताया काम कर रही थी। एक का संस्था काम कर रही थी DSO, एक संस्था इसी से और जुड़ी थी जिसका नाम था क्या? तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय। ये दो संस्थाएं जुड़ी थी और इसी से एक नया नाम निकल के आया इन संस्थाओं के मेल से, DRDO। और DRDO रक्षा से रिलेटेड जितने भी हथियार हैं उन पे रिसर्च करना होता है, उनकी टेक्नोलॉजी है डिफेंस की, वो सब DRDO देखता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। फिर हमने अभी हाल ही में एक संस्था बताई आपको, क्या बताया? AEET। ये संस्था क्या है? तो इसका नाम है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। इसी संस्था को नाम बदल करके रखा गया बार्क, BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये जो हमने पढ़ी 5-6 संस्थाएं, एक एक संस्था इंपॉर्टेंट है। किसी का हेडक्वार्टर पूछता है, किसी का फुल फॉर्म पूछता है, किसी के अध्यक्ष पूछता है, किसी की स्थापना पूछता है, किसी के कार्य पूछता है। तो बिल्कुल इसको सेट कर लेना माइंड में। आपको बता रहे हैं जितना कंटेंट दे रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इनको बिल्कुल इसी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना, वरना मर्जी आपकी है। जितना चीज़ें हमने प्रोवाइड कराई हैं, बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, उनको ये चीज़ें दिख भी रही होंगी। हम तो डायरेक्ट इसीलिए टेस्ट सीरीज कभी नहीं चलाते हैं कि आप लोग भ्रमित होंगे। ठीक है, नोट्स यहाँ से पढ़ो, टेस्ट सीरीज आप किसी के भी लगाओ, आप देखोगे क्वेश्चन 100% सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझ ली। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे। हाँ, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है, तो बैच से रिलेटेड देखो, हम 80 नंबर की हमने आपको बताया था कि तैयारी कराएंगे। 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की DI, ये हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की DI हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। 80 नंबर में पूरा यूपी स्पेशल, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, कंप्यूटर का हो जाएगा। इसके बाद जो अन्य सामान्य अध्ययन में है, अन्य सामान्य अध्ययन में हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो सामान्य अध्ययन में हम लोग देखते हैं हिस्ट्री देखते हैं, पॉलिटी देखते हैं, जियोग्राफी देखते हैं, इकोनॉमी देखते हैं, इसके अलावा साइंस है, साइंस प्लस टेक देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ग्रामीण परिवेश देखते हैं, ग्राम समाज देखते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, इतनी तो आप लोगों की
चैनल पे एप्लीकेशन में पड़ी हुई हैं फाइल्स। साइंस टेक की भी आज रात में लग जाएगी। ग्रामीण परिवेश पे वर्क चल रहा है, इसकी भी फाइल लगना चालू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट है। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन भी कंप्लीट है। अब आपके लिए सिर्फ कंप्यूटर वाला पोर्शन बचेगा और ग्राम समाज ये भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर लग जाएगा। ठीक है, तो पूरा आपको अगर अच्छे से नोट्स पढ़ना है, जो वीडियो यहाँ होती है वही नोट्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वही नोट्स बनाया जाता है। और वीडियो एप्लीकेशन पे नहीं चलती है, सिर्फ यूट्यूब पे चलती है। ठीक है, जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करके बैच परचेज कर सकते हैं, वहाँ से फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप नोट्स बना लीजिए। ये कोई भी संशय है इसमें व्हाट्सअप करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आपको इतनी संस्थाएं समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव जी को कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। भारत में रक्षा विज्ञान के जनक हैं डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी। ये भी आपको याद रखना है। डीआरडीओ की नींव रखने में किसने भूमिका निभाई थी, तो डॉक्टर डीएस कोठारी जी ने ही भूमिका निभाई थी। ये एक तरीके से सहयोगी थे। ठीक है, ठीक है, डीआरडीओ में स्थापना के समय। भारत में परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। और परमाणु ऊर्जा का गठन जो किया गया 1948 में, अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा ही थे। तो ये आपने फैक्ट देख लिए। अब जब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने संस्थाएं देखी, कुछ फैक्ट देखे, अब हम लोग परमाणु परीक्षण देखने वाले हैं। परमाणु परीक्षण देखो, जितनी संस्थाएं हमने आपको 6 संस्थाएं लगभग बताई है ना, क्वेश्चन इसी से फंस जाएगा। आप लोग देखना, प्रैक्टिस से लगाना, आपको खुद ही एहसास होगा। हम ज़्यादा इन चीज़ों को बार बार प्रेशराइज आप लोगों को नहीं कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से देख लेना। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, अगर साइंस टेक्नोलॉजी से आया तो रक्षा वाले से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आया है। ठीक है, तो जो परमाणु परीक्षण की बात करते हैं, तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। दूसरा परीक्षण 11 मई 1998 को पोखरण में ही हुआ था। उसी का नाम रखा गया था पोखरण सेकेंड या ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम रखा गया था, पोखरण सेकेंड या ऑपरेशन शक्ति। पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। बाद में 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए थे। 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए थे। इसीलिए 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 11 मई को, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ ली कि भारत के जो परमाणु परीक्षा थे उनको आपको याद क्या करना है, कब किया गया, कहाँ किया गया, प्रधानमंत्री कौन है और परीक्षण का नाम क्या रखा गया था। ठीक है, इतनी मूल बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से मिसाइल का कार्यक्रम डिफेंस सेक्टर में चालू होता है। कैसे, आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखो, सबसे पहले एक संस्था बनी IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यह संस्था क्या काम करती है, तो यह संस्था भारत में मिसाइल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, मिसाइल डेवलपमेंट के क्षेत्र में यह संस्था काम करती है। इस संस्था का प्रारंभ 1983 में डीआरडीओ ने ही किया था। और ये संस्था जब डेवलप की जा रही थी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इसके जनक थे, इसके सूत्रधार थे, इसके सब कुछ जो थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही थे, जिन्होंने इस संस्था को डेवलप करा। अब इनका उद्देश्य था कि भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया जाए, मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो IGMDP थी, इसके तहत 5 प्रकार की मिसाइलों को सबसे पहले विकसित किया गया। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो इसको आप याद रखना, एक वर्ड आता है पटना, पटना। ठीक, पटना। इस ट्रिक से आप याद रखना कि P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया
अग्नि टी से हो गया, त्रिशूल ना से हो गया नाग, और आ से हो गया आकाश। तो ये 5 प्रकार की जो प्रणालियाँ थीं, 5 प्रकार के जो सिस्टम थे किसमें मिसाइल को डेवलप करने में, वो दिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा IGMDP संस्था को स्थापित करके। तो ये चीज़ आपने समझा थी। ये पटना से हमको ये याद रखना है कि 5 प्रकार के स्टार्टिंग में मिसाइलों को डेवलप किया गया। वही सीरीज है जो आज आप आज भी पढ़ते हैं कि पृथ्वी 1 आ गई, फिर पृथ्वी 2 आ गई, फिर पृथ्वी 3 मिसाइल आ गई। अग्नि के वेरिएंट देखते हो, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, इसका प्राइम भी आ गया। ठीक है, त्रिशूल देखते हो, नाग देखते हो, आकाश देखते हो। ठीक है, इस तरीके की जो मिसाइलें थी वो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा डेवलप की गई थी। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। जब हम लोग बात करते हैं कि 5 हमने वेरिएंट आपको बताया, पहला बताया पृथ्वी का। तो ये जो ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाली मिसाइल है, 40 से 250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। एक बात आप अच्छे से याद रखना, वो याद ये आप लोगों को रखना, ये देखो वही 5 मिसाइलें हैं जो स्टार्टिंग में विकास के लिए बनाई गई थी। ठीक है, आप लोगों को क्या याद रखना है, पूछा जाता है पृथ्वी मिसाइल वर्क करती है सतह से सतह। आपको याद रखना है, पृथ्वी में आप खड़े हो तो आपको अगर चलना है तो आप पृथ्वी से ही पृथ्वी में चलोगे, ज़मीन से ज़मीन में चलोगे। त्रिशूल मिसाइल कैसे करती है, तो त्रिशूल अगर हमको किसी को मारना है तो कैसे आप भेदोगे, तो हाथ से उठा करके आप फेंक दोगे हवा में। तो यानी कि ज़मीन से हवा में मार करेगी वो। कैसे, ज़मीन से हवा में। तो 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक काम करती है। आकाश मिसाइल क्या करती है, नाम ही आकाश है, यानी कि ज़मीन से वो हवा में ही मार करेगी। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर रेंज है। अग्नि मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाली है मिसाइल। अग्नि मिसाइल 700 किलोमीटर तक से 8000 किलोमीटर तक का इसका पूरा क्षेत्र है। नाग मिसाइल क्या है, तो टैंक रोधी मिसाइल है, इसकी रेंज होती है मात्र 4 किलोमीटर। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मिसाइलों के प्रकार के, तो मिसाइलें 2 प्रकार की मुख्यतः हम लोगों को पढ़नी होती हैं। एक मिसाइल होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल, एक मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में काफ़ी अंतर है, इन चीज़ों को हमें देखना है। चलिए, तो ये हम लोग देख रहे थे इनके प्रकार, तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल हो गई। अब देखते हैं हम लोग इसी में कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो किस तरीके से काम करती है, क्रूज मिसाइल वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल में हम लोग जब देखते हैं तो उड़ान पथ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये परवलयाकार घूमती है, यानी कि इस तरीके से। बैलिस्टिक मिसाइल अगर ये ज़मीन है तो इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ये परवलयाकार हो गया। ठीक है, अगर दूसरी बात करते हैं क्रूज मिसाइल की, तो ये कम ऊंचाई पे काम करने वाली वायुमंडल में रहने वाली मिसाइल है। ठीक है, ईंधन की बात करती है, रॉकेट इंजन ठोस और तरल में चलती है, ये जेट इंजन में काम करती है। ठीक है, ये कम सटीक और बहुत दूर लक्ष्य के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी, बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल उच्च सटीकता, लक्ष्य को बिल्कुल सटीक निशाना बनाती है। ये गति इसकी बहुत तेज होती है, यानी हाइपरसोनिक तक होती है, और इसकी गति होती है मध्यम से तेज, यानी सबसोनिक और सुपरसोनिक के तौर पे होती है। ये बहुत लंबी दूरी यानी 10,000 प्लस किलोमीटर के रेंज के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया जाता है, जबकि ये कम दूरी के लिए किया जाता है, 1000 से लगभग 2500 किलोमीटर तक। आसानी से पहचानी जा सकती है। क्यों, क्योंकि हाई ट्रेजेक्टरी के कारण इसको आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि ये क्रूज मिसाइल होते हैं रडार से बचना मुश्किल होता है लो ट्रेजेक्टरी के कारण। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करते हैं तो अग्नि 5 है, जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी की जितनी सीरीज है, अग्नि की जो सीरीज है इसी के अंतर्गत आती है। क्रूज मिसाइल के अंतर्गत ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइलें आती हैं। अच्छा, क्रूज मिसाइल के 3 और पार्ट हो जाते हैं गति के आधार पे। तो पहला पार्ट आपने देखा होगा हो जाता है सबसोनिक, फिर होता है सुपरसोनिक, फिर तीसरा होता है हाइपरसोनिक। ये किसके पार्ट है, ये क्रूज मिसाइल के ही पार्ट है। तो ये आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। अब गति के आधार पे हमने बताया था 3 पार्ट हो गए, किसके, क्रूज मिसाइल के ही हो गए। तो 3 पार्ट जब क्रूज मिसाइल के हम लोग पढ़ते हैं तो ये इनको किस तरीके से पढ़ना है वो देखो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ये गति से मिसाइलें ध्वनि की गति से धीमी होती हैं, यानी 1 मैक से कम चलती हैं। तो आपको ये याद रखना है, 1 मैक से कम।
और सुपरसोनिक में ये क्या करती है, ये 5 मैक से कम, आमतौर पे 2 से 3 मैक की गति देती है। और ये हाइपरसोनिक क्या होती है, 5 मैक से अधिक। ये 1 मैक, ये 5 मैक से कम, यानी 2 से 3-4 के बीच में, और ये 5 मैक से अधिक की गति, यानी कि ये मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना पे काम करती है। ठीक है, विशेषता क्या है, इसकी गति कम होने के कारण ये रडार के नज़र में बचने से माहिर होती है और बहुत ही कम ऊंचाई पे ये उड़ सकती है, जैसे अमेरिका का टॉम हॉक। और भारत की निर्भय जो मिसाइल है इसी पे काम करती है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल पे। जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है, ये अपनी अत्यधिक गति के कारण इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये कम समय में लक्ष्य तक पहुंचती है। भारत और रूस के द्वारा विकसित ब्रह्मोस मिसाइल इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। अगला जैसे सुपरसोनिक बताया, हाइपरसोनिक, ये वर्तमान की सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइलें हैं जिन्हें पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत की HSDTV, ठीक है, और रूस की जिरकॉन मिसाइलें, ये सब इसी सुपर हाइपरसोनिक मिसाइलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आपने गति के आधार पर पढ़ लिया। अब जैसे हमारी अग्नि श्रृंखला थी, हमने बताया थी 5 मिसाइलें पटना के नाम से आपको स्टार्टिंग में याद दिलाया था। ठीक है, तो 5 मिसाइलें हमने बताई। अब उसमें हमको अग्नि मिसाइल की सीरीज अगर पढ़नी हो कि अग्नि मिसाइल किस तरीके से काम करती है, तो याद रखना अग्नि मिसाइल के बारे में। तो अभी तक हाल ही में अग्नि के 3 सफल परीक्षण हुए हैं, 6 फरवरी 2026 तक किया गया, और अग्नि 5 में MIRV तकनीकी के साथ पूर्णतः संचालित। जैसे अग्नि फर्स्ट है, ये छोटी मिसाइल होती है, रेंज इसकी होती है 700-800 किलोमीटर। सेकंड की रेंज होती है 2000 किलोमीटर। अग्नि थर्ड की जो इंटरमीडिएटेड रेंज की मिसाइल होती है 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। अग्नि 4 की जो रेंज होती है वो 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 प्लस किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, जो पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक मार कर सकती है अग्नि 5। अब इसका एक प्राइम वर्जन भी आ गया, अग्नि प्राइम, या अग्नि श्रृंखला की सबसे नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन की मिसाइल है जो अधिक सटीकता और उन्नत तकनीकी के साथ लैस है। ठीक है, अभी अग्नि 6 पे भी काम चल रहा है जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक के लिए बनाई जा रही है। तो आई होप आपने अग्नि के बारे में, जितनी अग्नि की इस समय वर्तमान में मिसाइलें हैं वो आपने समझी। पूरा अपडेट कंटेंट रहता है, निश्चिंत रहिएगा, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। अब जैसे सागरिका मिसाइल क्या है, तो इसको भी हमको पढ़ना है। उत्पादन और विकास ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। मारक क्षमता क्या होती है, तो सागरिका K-15 मिसाइल मारक क्षमता 700 से 1500 किलोमीटर है के बीच है, जो पेलोड यानी हथियार के वजन पर निर्भर करता है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होता है सागरिका मिसाइल। ठीक है, इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो ये मुख्य रूप से भारत की अरिहंत श्रेणी के पनडुब्बी जितनी हैं, ठीक है, उसके लिए डिजाइन किया गया है। इसे समुद्र के अंदर से फायर करने की अनुमति दी जाती है, समझे। तो ये समुद्र के अंदर काम करने वाली, पनडुब्बियों के साथ काम करने वाली ये सागरिका मिसाइल है। ठीक है, इसके अगर प्रकार की बात करें, 2 चरण वाली होती है, ठोस ईंधन और बैलिस्टिक मिसाइल पे। ठीक है, विशेषता यह पानी के नीचे से दुश्मन पर हमला करती है, जिसे ट्रैक करना और नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समुद्र के अंदर पहली बात तो पनडुब्बियों के साथ रहती है, तो इसको ट्रैक करना और इसको नष्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है सागरिका मिसाइल को। अब जैसे अस्त्र मिसाइल है, तो अस्त्र मिसाइल किस तरीके से काम करता है, तो अस्त्र मिसाइल के लिए अस्त्र मिसाइल MK1 यह वर्तमान में भारतीय वायुसेना और नौसेना के पास सक्रिय, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। अस्त्र 2 यह विकास के अंतिम चरण में है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर की होने की उम्मीद है, जो 2026 तक सेना को सौंप भी दी जाएगी। हमने कहा है आपकी अपडेट कंटेंट, निश्चिंत रहिएगा। अस्त्र 3 यह अगला उन्नत संस्करण है जिस पे काम चल रहा है। ठीक है, गति या मिसाइल ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक की रफ्तार पकड़ती है, समझे। ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक की रफ्तार पकड़ती है। आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अब ब्रह्मोस मिसाइल की सीरीज देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल किस तरीके से काम करती है, तो यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट मिशन है। अब इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र, और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम पे रखा गया है, ब्रह्मोस। ठीक है, ये 2 नदियों के, क्योंकि रूस और भारत दोनों लोग मिलकर इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, गति की अगर बात कर ले तो ये सुपरसोनिक मिसाइल यानी 2.8 से 3 मैक के बीच लगभग
4000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, जो ध्वनि गति से 3 गुना पे चलती है। रेंज की अगर बात करें, वर्तमान में मिसाइल का मानक संस्करण 290 से 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ठीक है, मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 800 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली उन्नत संस्करण को शामिल करने की योजना बना रहा है। इसकी जो मतलब रेंज होती है, सटीकता की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर करके दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही बेहतर मिसाइल है, जो रूस और भारत के सहयोग से इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी के पार्ट हैं हमारे, जैसे बहुमुखी हो गया, ज़मीन से समुद्र के जहाज और सुखोई वगैरह पे लॉन्च किया जा सकता है। पनडुब्बी हो गया, ब्रह्मोस 4 सेकेंड हो गया, भारत और रूस के भविष्य की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जिसे 5 मैक से अधिक की गति इसमें दी जा सकती है। चलो अगला अब देख लेते हैं भारतीय लड़ाकू विमानों की सूची। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है और हम लोगों को यहाँ पे जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे हमारा राफेल है, ठीक है, ये फ्रांस से लिया गया है राफेल, क्वेश्चन यही लोगों को नहीं पता है। सुखोई है, ये रूस भारत में असेंबल हुआ है, लेकिन रूस का इसमें पार्ट लगा है। तेजस है, ये भारत का खुद का अपना विमान है। मिराज 2000 है, ये फ्रांस का है। मिग 29 है, ये रूस का है। जैगुआर है, ये ब्रिटेन फ्रांस का है। मिग 21 बाइसन ये रूस का है, जल्दी रिटायर होने वाला भी ये है। ठीक है, तो रूस के देख लो कितने हैं, फ्रांस के कितने हैं। भारत ने अभी तेजस बनाया। सुखोई जो 30 है MKI, वो भारत में ही असेंबल होता है, लेकिन पार्ट इसके सारे रूस के ही हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। और ये प्रकार की अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार का है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये मल्टी रोलर कैम्बैट है, ये एयर सुपरस्टिक है, ये हल्का लड़ाकू विमान है तेजस वाला। ठीक है, तो ये आपको चार्ट याद रखना, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। सबसे ज़्यादा तो आपको मूल याद रखना है कि किस देश से ये खरीदा गया, किस देश का है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अन्य विमानों की भी सूचियाँ यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि मिग 21 है, ये लड़ाकू विमान है। ठीक है, पर जैसे इल्यूशियन 76 है, ये कैसा है, तो ये परिवहन विमान है, ये नहीं सामान ले जाने वाला विमान है। जैगुआर क्या है, तो ये लड़ाकू विमान है। ठीक है, मिग 21 ये भी लड़ाकू विमान है, तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है। इसी तरीके से आपको ये भी याद करने हैं, ये भी किस तरीके से विमान काम करते हैं। जैसे हमने आपको बताया BEE हॉक, ये प्रशिक्षक विमान है। ठीक है, ये ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है विमान है। ठीक है, तो आपको इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। दोस्तों पूरी अच्छे से क्लास आपके समझ में आई होगी। बस डिफेंस सेक्टर में आपको इतना पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। ठीक है, बस इतना आप तैयार कर लेना, आपका काम बन जाएगा। चलिए, ये बैच अभी जो लेटेस्ट में चल ही रहे हैं कि जैसे होमगार्ड का क्रैश कोर्स बैच था। ठीक है, जो 111 का था, 111 का था। बाकी कांस्टेबल का तो बैच अच्छे से पूरा कंप्लीट हो चुका है। नोट्स भी अपडेट है, आप चाहो तो उनको नोट्स प्रिंट करा करके पढ़ना चालू कर सकते हो। एप्लीकेशन बताया GS रिव्यू के नाम से, ये है अपना व्हाट्सअप नंबर। SI का बैच कंप्लीट हो करके पेपर भी हो गया है। ठीक है, तो ये बैच है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम लोग किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो अगले वीडियो में हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब आपको इसमें बहुत ही राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने जैसे इंस्कॉस्पर के बारे में बताया, DRDO के बारे में बताया, इसरो के, आपको इनकी पहले से ही समझ हो चुकी है, तो आपको समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।